रिकॉर्ड तोड़ जीत पर रिकॉर्ड तोड़ जश्न मनाती हुई भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये रिकॉर्ड तोड़ जीत है जो गुजरात में बीजेपी ने हासिल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ये जीत एक रिकॉर्ड है और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे दिलचस्प आंकड़े जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई मायनों में रिकॉर्ड आज बनाए हैं। शुरुआत करते हैं 1989 से, जब कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 149 सीटें हासिल की थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त महज 11 सीटें हासिल की थी। ये वो आंकड़ा है जहां से बीजेपी आगे बढ़ती चली गई और आज एक ऐसा दिन भी आया जब माधव सिंह सोलंकी के 149 के रिकॉर्ड को तोड़कर 156 पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। हम आपको दिखा रहे हैं 1985 का वो रिकॉर्ड जब 11 सीटें बीजेपी की आई थी। 149 हासिल किया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज वो रिकॉर्ड भी बहुत पीछे छूट गया है। 182 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और कांग्रेस पार्टी इस बार सिमट गई है 17 में। और अब आपको बताते हैं वोट परसेंटेज दोनों ही पार्टियों का क्या रहा 1985 में और एक बार फिर जब 2022 में आप आते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड वोट पहली बार किसी राज्य में 50% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई बीजेपी दिख रही है। साल 1985 में महज 14% वोट आए थे बीजेपी के। वहां से देखिए उनका ये सफर है 52% वोटों का। वही कांग्रेस पार्टी इस बार 27 पर सिमट के रह गई है, जिसने तब हासिल किए थे 55%, 55.5% वोट 1985 में हासिल किए थे। लेकिन आज देखिए कांग्रेस कहां पर है। बीजेपी की छलांग है तो कांग्रेस की उसी अनुपात में गिरावट है। गुजरात की यही कहानी है। अब हम आपको बताते हैं कि इस जीत के मायने आखिर क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा गुजरात में प्रचंड जीत का जो संदेश है, उन्होंने कहा सत्ता विरोधी लहर वहां पर नहीं है, युवा सोच समझकर वोट करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया। शॉर्टकट पॉलिटिक्स नाम लिए बिना एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर वो टूट पड़े। उन्होंने कहा जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स करते हैं, जो आमदनी चवन्नी अठन्नी खर्चा रुपया, उस मुहावरे का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मायनों में आज यहाँ पर जो कहा है वही एक बड़ा संदेश है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटे रहे, लगे रहे और मोदी का नाम चला। इस बार गुजरात के चुनाव जिन लोगों ने भी कवर किया है उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी की इस वक्त वहां पर जनता में किस तरह की लोकप्रियता है, वो उनके काम आई। आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला है। वो अब त्रिकोणीय मुकाबले के बाद 13% वोट हासिल करने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। ये उनके लिए बड़ी खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत का जिक्र भी आज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरफा स्पष्ट जनादेश के साथ हिमाचल में जीत हासिल की है। वोट बैंक में आपने लगाई है सेंध, ये दावा हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष का वोट बिखर गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नजरिए से देखें तो, और बीजेपी का वोटर एकजुट रहा, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि आम आदमी पार्टी ने वोट काट लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के वोट परसेंटेज में अगर 13 से 15% का इजाफा हो रहा है तो वो साफ संकेत है कि लोगों ने बीजेपी को चूज किया है। 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद चूज किया है। तो ये साफ बताता है कि जो दावा था बीजेपी का कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, वही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ वोट बंटने की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जीत मिलती बीजेपी को तो उनका वोट परसेंटेज गिरता, लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। शायद खुद बीजेपी के नेताओं को अंदाजा नहीं रहा होगा कि अलग अलग प्रांतों में किस तरह से उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की रही है। आइए एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत दिलचस्प आंकड़े आने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे जीत के मार्जिन का रिकॉर्ड भी इस बार कई नेताओं ने बीजेपी की तरफ से गुजरात में तोड़ दिया है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है।
ऐसी जीत कि गुजरात के चुनावी इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसी प्रचंड जीत जिसके बारे में सोचना भी अकल्पनीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव दर चुनाव नया रिकॉर्ड बनाने में माहिर है। अगर आज गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है, तो इसका सेहरा नरेंद्र मोदी के सिर सजता है। गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत की व्याख्या मोदी ने दिल्ली में यूं की। मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चुनावी कैंपेन में बीजेपी को हराने की भविष्यवाणी करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी के तूफान में उड़ गए। झाड़ू हवा हो गई और पंजा पस्त हो गया। ये जनादेश मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता पर सबसे बड़ी मुहर है। 27 सालों के बाद भी गुजरात में बीजेपी का ग्राफ डिगा नहीं। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। भारतीय राजनीति के फलक पर अगर बीते 8 सालों से बीजेपी का सितारा बुलंद है, तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी की सॉलिड इमेज है। चुनावी रिजल्ट में बीजेपी सबसे ऊपर है, तो मोदी का स्ट्राइक रेट सुपर है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोकप्रियता की कसौटी पर नरेंद्र मोदी को कसे तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती। गुजरात से लेकर दिल्ली तक सब मोदी में है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा कनेक्शन उन्हें विरोधियों से कई कदम आगे रखता है। ये गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान भी दिखा और प्रचंड जीत पर मोदी के संबोधन में भी। कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं, और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। वैसे भी मोदी ने अपने गृह राज्य में उतरकर सीधे मोर्चा संभाला। उत्साहजनक भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा के बाद से ही वो पूरे गुजरात में करीब करीब हर दिन रैलियां और रोड शो करते दिखे। अगर चुनावी प्रचार के आंकड़ों को देखें तो 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी ने 34 रैलियां की। ये वो वक्त था जब पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था, जबकि 2022 में नरेंद्र मोदी ने 51 रैलियां की। 72 वर्षीय मोदी बिना थके, बिना रुके प्रचार में जुटे रहे।
यहाँ तक कि 50 किलोमीटर लंबा रोड शो तक किया। गुजरात की जनता से आशीर्वाद मांगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंकी। उनकी लोकप्रियता का एहसास न सिर्फ उनकी पार्टी के लोगों को है बल्कि तमाम एनालिस्ट को भी है, जिन्होंने ये सवाल भी पूछा था गुजरात की जनता के बीच। और गुजरात की जनता ने बढ़ चढ़ कर कहा कि वो नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं बेहद दिलचस्प, ऐसे ऐसे आंकड़े जो आपको चौंका देंगे। कोई विधानसभा की सीट अपनी कितने बड़े अंतर से जीत सकता है, कल्पना कीजिए आप। जहां तक नहीं पहुंचेगी आपकी कल्पना, वैसे वैसे नंबर्स आए हैं। जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूपेंद्र भाई पटेल का किया, जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वही हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस बैंक इंडिया के स्टूडियो में जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिसमें संबित पात्रा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप गुप्ता जी को भी दिखा दीजिए, एक्सिस बैंक इंडिया के हमारे साथ आलोक जी जुड़ गए हैं। संबित पात्रा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सामने रखिए आंकड़ा भूपेंद्र पटेल का। घाटलोडिया सीट अहमदाबाद की सीट है। घाटलोडिया सीट से 1,92,000 92,000 लगभग 2 लाख के अंतर से जीते हैं। कुल वोट यहां पर आप समझ लीजिए कि 3.25 से 3.5 लाख के आसपास है, जिसमें बाकियों को 10-20 हजार वोट मिले हैं इनके इलाके में। पीएम ने कहा था मुझसे भी ज्यादा रिकॉर्ड से आप इस बार भूपेंद्र को जिताइए। दूसरे नंबर पर संदीप देसाई लगभग 1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीते हैं। ये देखिए 1,58,045 वोटों से इनकी जीत हुई है। ये हम आपको जीत का मार्जिन दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की वोटिंग हुई है। हर्ष सांघवी 1,16,675 वोटों से जीते हैं। डॉक्टर दर्शिता शाह 1,05,975 वोटों से जीती है। ये राजकोट वेस्ट से चुनावी मैदान में थी। हर्ष सांघवी का आपने देखा ना, मजूरा सीट से दरअसल हर्ष सांघवी जीतते हैं, वहां से उन्होंने जीता है। हर्ष सांघवी तीसरे नंबर पर है, युवा है, लगभग 9 पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सांघवी। वो 1,16,000 वोटों से मजूरा सूरत की सीट में जीते हैं। और हम दिखा रहे हैं आपको परनेश मोदी हो सूरत वेस्ट से 1 लाख से ज्यादा वोट से, भरत भाई पटेल हो 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं, और 1 लाख के मार्जिन से ही जीते हैं योगेश भाई पटेल, जो कि मंजलपुर से चुनावी मैदान में थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आलोक जी आते हुए, क्योंकि मुझे कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी वाले ज्यादा लिख रहे हैं कि आप माफी मंगवाइए आलोक जी से। उन्होंने कहा था कि वो माफी मांगेंगे कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। 5 सीटें उनकी आ गई हैं। अगर आपको नाम चाहिए तो मैं बता दूं, प्रियंका कक्कड़ है उनकी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता प्रवक्ता, वो सुबह आई भी थी, वो लोग टैग करके लिख रहे हैं, तो क्या कहिएगा। लेकिन इससे पहले कि आप गुजरात पर जवाब दीजिए, आपको बहुत बधाई। हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर एक स्पष्ट जनादेश है और जनता ने बीजेपी की सरकार को वहां नकार दिया है। स्थानीय मुद्दे हावी रहे और आप लोगों की वहां पर जीत हुई है। अब गुजरात पर जरा आते हैं। 5 सीटें राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है। आपने भी कल्पना की थी आलोक जी, आप तो बहुत दिन से कैंप कर रहे थे गुजरात में, कि 156 सीटें आ जाएंगी और 77 से खिसक कर कांग्रेस पहुंच जाएगी 17 पर। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, मैंने भी कल्पना नहीं की थी और बहुत लोगों ने औरों ने भी कल्पना नहीं की थी। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे और सीएम कैंडिडेट थे, वो तमाम लोग हारे भी हैं। जीते कौन लोग हैं जिनका किसी को भी अंदाजा नहीं था। और मेरा आकलन गलत रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात माफी की है, मैं समझता हूं कि राजनीति में आकलन गलत हो जाते हैं और माफी मांगने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है कि मेरा आकलन गलत रहा। दूसरी चीज अब आती है, क्या केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के एमसीडी के लिए आकलन किए थे, क्या वो ठीक उतरे? हम उनसे माफी नहीं चाहते, लेकिन क्या उन्होंने कहा था कांग्रेस की 5 से भी सीटें कम आएंगी, क्या वो सही निकला? मैं फिर भी सभी का सम्मान करता हूं और खास तौर पर मैं हिमाचल की जनता का सर झुकाकर अभिवादन करता हूं कि उन्होंने हमें एक सेवा का मौका दिया है। गुजरात की जनता ने हमें मौका नहीं दिया, हम फिर भी गुजरात की जनता का धन्यवाद करते हैं। जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, लगभग 54 सीटें ऐसी हैं अंजना जी, स्पष्ट तौर पर, जैसे तुषार चौधरी की सीट हम मात्र 1600 कुछ वोटों से हारे हैं, वहां पर मैक्सिमम जो है वो डेंट आम आदमी पार्टी ने किया है। तो हमारा जो आकलन था कि ये बी टीम है,
उसने काफी हद तक हमें 2 रीजन में नुकसान दिया है, एक सौराष्ट्र, ठीक है, एक साउथ। मुझे पता था ये आर्ग्यूमेंट आप देंगे आलोक जी, लेकिन अगर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता है तो फिर इसकी क्या वजह है? फिर कैसे वोट उनका काटा, आपका वोट काट दिया मैं उन्होंने? बताता हूँ बीजेपी की लोकप्रियता में भी तो उछाल है ना सर। 55% के आसपास उनका वोट परसेंटेज है जो हम दिखा रहे हैं, तो फिर वो कैसे है? 53%, माफ कीजिएगा 53%, 2022 में 52.5% अभी तक के आंकड़े के मुताबिक उन्होंने स्टीप राइज किया है सर अपने वोट परसेंटेज में। अंजना जी, मुझे पता था कि आप ये सवाल मुझसे पूछेंगी। देखिए, जहां पर बीजेपी का खासतौर पर 4 शहरों में, राजकोट, सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद, वहां पर उनका मार्जिन बढ़ा है। तो जो वोट परसेंटेज जहां ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो ये 4 शहर हैं। उसके अलावा मैक्सिमम जगह अगर आप सीट वाइज एनालिसिस करेंगे तो जो हमें मैक्सिमम डेंट मारा है वो डेंट आम आदमी पार्टी ने मारा है। हमारी भी कमियां रही हैं, हमारी प्लानिंग में भी कमी रही है, स्ट्रैटेजी में भी कमी रही है। उसमें मैं कहीं पर उसको संकोच नहीं है मुझे कि मैं उसको स्वीकार करूं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खास तौर पर साउथ गुजरात, सौराष्ट्र, इन 2 रीजन में हमें बहुत बुरी तरह से डेंट मारा है। इसको हम शायद आंखों से नहीं लगा पाए। ठीक है, जल्दी से प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका ये एग्जिट पोल इस बार दोनों राज्यों में कम से कम पूरी तरह से सटीक बैठा है। 156 जब आप दे रहे थे बीजेपी को, संबित पात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संबित जी, इसके बाद फौरन आ रही हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन इनसे ले लूं। 156 जो अपर मार्जिन आप दे रहे थे जब बीजेपी को, तो थोड़ी सी घबराहट हुई थी, क्योंकि बीजेपी वाले भी शायद नहीं सोच रहे थे कि वोट परसेंटेज उनका इस तरीके से बढ़ेगा और 156 सीटें आएंगी। नहीं, घबराहट का सवाल इस बार खासकर इसलिए नहीं था क्योंकि हमने 151 की जो सीट दी थी और 156 आई है, तो इस बार साफ साफ नजर आ रहा था दूसरे नंबर की पार्टी और पहले नंबर की पार्टी में इतना बड़ा अंतर था, जमीन आसमान का फर्क था कि कहीं कोई उसमें दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत बस ये थी कि सेकंड कौन और थर्ड कौन, एक बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने डेंट किया है। जस्ट मैं आंकड़े के नजरिए से मैं बता दूं आपके दर्शकों को भी और सबको कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यदि अलायंस में भी लड़ते तो विपक्ष की टोटल 56 सीटें आती, 182 में से 56 सीटें आती। इसका मतलब बीजेपी तब भी 126 सीटों से जीत हासिल करती। 50% के बाद जब एक बार वोट ऊपर पड़ जाता है, जैसे कि 52.5 पड़ा, तो फिर कोई जुड़े या कोई टूटे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब फिर वो एक स्वीप है, एक लहर है, खत्म, बस बात खत्म हो गई। एक स्वीप है, एक लहर है। कांग्रेस को एक संतोष रहता है, विनोद जी, हाँ, कांग्रेस को एक संतोष रहता है, उनका रिकॉर्ड नहीं टूटता माधव सिंह सोलंकी वाला। संतोष तो लेकिन वो रिकॉर्ड तो बहुत पीछे भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई है और इसीलिए हम वोट दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस बार वोट गिर के आलोक जी 27.3 पर खिसक के पहुंच गया है। संबित पात्रा जी, एक रिएक्शन आपसे लेते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर गुजरात में प्रचंड जीत, आज दिन में भी आपसे बातचीत हुई थी। बहुत मुबारक आप लोगों को, 27 साल के बाद इस तरह के कीर्तिमान को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। भूपेंद्र भाई पटेल जो वहां पर चुनावी मैदान में 2 लाख के आसपास के मार्जिन से जीते हैं, संदीप देसाई 1.5 लाख से 1,16,000 के आसपास से हर्ष संघ भी जीते हैं। जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है कि बीजेपी के लिए अब चुनाव दर चुनाव मोदी नाम केवलम हो गया है। देखिए अंजना जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने आज एक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा है और आज का दिन हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। यहाँ प्रदीप जी भी बैठे हुए हैं, मैं प्रदीप जी को बधाई देना चाहूंगा उनके एग्जिट पोल के लिए। बड़ा सटीक प्रेडिक्शन था प्रदीप जी का। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक राजनीति में जो नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, आप अभी जो वोट शेयर दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जब से जीती है, जब से गुजरात प्रदेश स्थापित हुआ है, तब से जिस प्रकार का वोट शेयर आपने दिखाया, पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो 27 साल सत्ता में रहने के बाद एक फिनोमिनल इंक्रीमेंट के साथ, इतने बड़े वोट शेयर के साथ फिर से अपने आप को सत्ता में लेके आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी माधव सिंह सोलंकी जी की बात हो रही थी, जब 85 में माधव सिंह सोलंकी जी ने 149 का रिकॉर्ड बनाया था, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर थे, याद करिए। उसमें सिंपैथी फैक्टर, अनफॉर्चुनेट डेथ इंदिरा गांधी जी का, और जो खाम का ये पूरा विषय चलता था जिसमें जातियों के आधार पर बांट करके सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती थी, उसके आधार पर वो रिकॉर्ड बना था। मगर यह जो नूतन रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, ये काम के आधार पे, वो खाम के आधार पे था
ये काम के आधार पर है, तो अपने आप में ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक कीर्तिमान है। दूसरा विषय आपने कहा मोदी नाम केवलम। मैंने सुबह भी कहा था, मोदी आज एक नाम नहीं है, मोदी ने करके दिखाया है। आज मोदी देखिए, नाम नाम के पीछे काम होता है। आज मोदी जी की कुछ क्यों है? आज मोदी जी के नाम पे लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? माताएं जब वोट देने जाती हैं और जब ईवीएम मशीन में कमल का निशान देखती हैं, तो मोदी जी के नाम पर कमल के बटन को क्यों दबाती हैं? क्योंकि मोदी जी के काम ने उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया, क्योंकि मोदी जी के काम ने उनको डोज, अभी जो वैक्सीन के डोज लगे, मोदी जी के काम ने दिलवाया, क्योंकि मोदी जी ने उनके घरों को पक्का करवाया प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से मोदी जी ने 5 लाख रुपए दिए। तो स्वाभाविक रूप से नाम पे नहीं, मोदी जी के काम पे वोट पड़ता है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे पास मोदी जी के स्टेचर का नेता है। और ये विपक्ष के लिए जो कहते हैं ना, एक ओनिडा टीवी का एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी, आपको याद होगा, ओनर्स प्राइड एंड हाँ। नेबर्स एनवी। तो हमारे लिए इट इज आवर प्राइड कि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे नेता है, एज ए नेता हमारे पास है, वो हमारे लिए प्राइड का संबित विषय जी, है। और कई संबित जी, लोगों की एनवी के आज विषय है। आज प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी जमकर उन्होंने घेरा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी में एक थ्रेट देख रही है? प्रधानमंत्री ने आज फिर कई मुद्दों पर तरीके से उन्होंने कहा, जो शॉर्टकट का रास्ता खोजते हैं, पहले भी उन्होंने कहा था नाम नहीं लेते हैं। क्या आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि अब हमने किला में भेद दिया है, फतेह करेंगे अगली बार? देखिए अंजना जी, आपने बहुत सीरियस ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे आप 50 सेकंड दीजिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ इसका उत्तर देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर शॉर्टकट की राजनीति। आप यहाँ सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, आप किसी से भी पूछिए, आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की इकोनॉमी बन के उभरी है। पूरा विश्व कोरोना के बाद जिस प्रकार से प्रताड़ित हुआ है इकोनॉमिकली, पूरा विश्व, बड़े बड़े रिसोर्सफुल कंट्री, अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, आज उनकी परिस्थिति क्या है। आज वो कहीं ना कहीं एक लचर परिस्थिति में पड़े हुए हैं। कोरोना और उसके बाद यूक्रेन और रशिया के युद्ध के पश्चात, रशिया ऑयल सप्लाई करता है, यूक्रेन खाद्यान्न सप्लाई करता है, खाद्य की शॉर्टेज है बड़ी बड़ी कंट्रीज में, ऑयल शॉर्टेज है बड़ी बड़ी कंट्रीज में, इन्फ्लेशन चरम पे पहुंच गई है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी जिस प्रकार से भारत ने अपने आप को आज स्थापित किया है विश्व में, 5वें नंबर की इकोनॉमी, यूके को पीछे छोड़ते हुए, अन्ना जी आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये जो शॉर्टकट की राजनीति है ये अच्छी राजनीति है। ये राजनीति देश को भविष्य में डुबाने वाली राजनीति है। आप याद करिए, कोरोना के समय हमको डिबेट में पूछा जाता था, सबके अकाउंट में क्यों नहीं 20-20 हजार रुपए भेज दिए जाते हैं, सबके अकाउंट में आप 30-30 हजार भेज दो, 1-1 लाख भेज दो। यूएस ने यही किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये शॉर्टकट की राजनीति की थी, सबके अकाउंट में पैसे भेजे थे। आज यूनाइटेड स्टेट ने जो अपनी पूंजी संभाल करके 200 वर्षों से रखा हुआ था, वो पूंजी समाप्त हो गई है, देश डगमगा रहा है। बड़े बड़े देश आज समाप्ति के कगार पे आ गए। हम नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की ये स्थिति हो, इसलिए शॉर्टकट से नहीं, काम से ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, विनोद जी भी एक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 1985 में 11 सीटें बीजेपी की आई थी, 149 सीटें कांग्रेस पार्टी की, और आज 2022 में आप देखिए 156 का रिकॉर्ड बीजेपी बना रही है, वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट रही है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है दोनों पार्टियों के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, जिस पर चर्चा हम कर रहे थे। अब आइए आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जीत का जश्न अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाते हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे, आज उन्होंने वोटर्स और वोटर्स के मिजाज को लेकर युवा वोटरों पर खास तौर पर चर्चा की है। क्या कहा है, सुनिए। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था, विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है।
जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। गुजरात की जनता ने मोदी की झोली भर दी। गुजरात के वोटरों ने अपने जनादेश से संदेश दे दिया कि नंबर 1 तो मोदी ही है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बदलाव अनुभव किया गया है। ये बदलाव कार्य का भी है, कार्यशैली का भी है। भाजपा की सरकारें भी कार्य को छोटा नहीं समझती। हम मानते हैं हर काम बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बनता है। इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया है। पहले की राजनीति में ये बहुत फैंसी विकास नहीं माना जाता था। पहले की राजनीति में इसे बड़े काम के तौर पर देखा भी नहीं जाता था। वैसे भी बीजेपी 1995 के बाद से गुजरात के चुनावों में अपराजेय है। पूरी दुनिया साल 2002 से मोदी और गुजरात के रिश्ते का साक्षी है और ये जीत उसी अटूट रिश्ते की गवाही दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। संबित पात्रा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज एक्सपर्ट्स पर टिप्पणी की, तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि और भी आने वाले वक्त में परेशानियां बढ़ेंगी, उसको सहने के लिए तैयार रहना है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है सर, जो गुजरात में चल गया वो हिमाचल में क्यों नहीं चला? और इसी में एक प्रश्न विनोद जी भी जोड़ रहे हैं, जोड़ लीजिए, उसके बाद चलेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पूर्व अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के। अमित भाई, पहले तो बधाई गुजरात की आपको बहुत बहुत, थंपिंग मेजॉरिटी रिकॉर्ड तोड़ने की। और आपको ये संतोष हो सकता है कि आपने माधव सिंह सोलंकी का 149 का 156 कर दिया, और आलोक भाई को संतोष हो सकता है कि वो 11 पे आप थे, ये 17 पे हैं। तो मतलब 5-5, 6-6 सीटों में आप लोग एक दूसरे से कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम में। मेरा सवाल ये अंजना जी के सवाल को बढ़ा रहा हूँ कि 3 जगह आप सत्ता में थे, गुजरात, दिल्ली, एमसीडी और हिमाचल। 2 जगह आप सत्ता से बाहर हुई बीजेपी, और बाई इलेक्शंस में भी खाली आप बिहार में जीते। गुजरात में आप थंपिंग जीते। आप गुजरात का जश्न तो मना रहे हैं, बाकी जगहों पर जो आपकी हार हुई है उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि मोदी जी का फैक्टर तो सब लागू होता है ना, उनकी योजनाओं का, उनके काम का। विनोद जी, नमस्कार। आपको बहुत दिनों बाद आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी हाँ, की जीत हुई है। रामपुर और कुर्नी दोनों जगह जीत हुई है, बिहार में और रामपुर में। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का और अंजना जी का मूल प्रश्न था, मैं बिल्कुल खुल करके, जिसको कहते हैं कैंडिड उत्तर दे रहा, मैं कैंडिड उत्तर देता हूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जो वोट शेयर हमें मिले थे, लगभग उसी के आसपास रहते हुए इस बार हमें जो वोट शेयर मिला है वो कांग्रेस से 0.9% ही कम है, 1% से भी कम। बार बार मोदी जी ने भी उस पर एम्फेसिस दिया है और धन्यवाद दिया है। और मोदी जी ने बड़ी बात है, हिमाचल की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें इतने बड़े वोट प्रतिशत देने की, क्योंकि हमेशा एक रूल है वहां कि हर 5 वर्षों में सरकार की अदली बदली होती है, और जब भी ये परिवर्तन होता है तो 5 और 60%, 5 to 7% वोट मार्जिन के साथ ये परिवर्तन होता है। जब भी पिछले आप चुनावों को देखेंगे, इसी प्रकार का एक जंप मिलता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना क्लोज कंटेस्ट और केवल 0.9% का डिफरेंस। छोटा प्रदेश होने के कारण कम मतदाता होते हैं, और यहाँ अगर एक भी डिसेंडेंट, जिसको हम हिंदी में बागी कहते हैं, खड़ा हो जाता है, और वो भी बागी 500, 700, 1000, 2000 वोट ले जाता है, तो एक बहुत बड़ा डेंट वो लगाता है कैंडिडेट के परिणाम के ऊपर। ऐसे 12-14 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की है, जहां बागियों के कारण से 500, 600, 100, 80, 90 इन वोटों से भारतीय जनता पार्टी
को पराजय का सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है परफॉर्मेंस में हिमाचल में कोई कमी नहीं रही। जिन गांव तक सड़क कभी नहीं पहुंचे थे, उन गांव तक सड़क पहुंचे हैं, बिजली पानी पहुंचाई गई है, लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है। मगर एक डिसेंडेंट फैक्टर, ये जो बागियों का फैक्टर था, उसके कारण 0.9% का हमें नुकसान हुआ है और हम पीछे रह गए। दूसरा विषय लेकिन जो आपने एक बात सटीक जो है, जो प्रदीप जी भी बार बार हम सब बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमारा जो एग्जिट पोल था वो हिमाचल और गुजरात दोनों में बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। एक बार फिर से मैं संबित जी आपको गुजरात पर लाना चाहती हूँ। मैंने पहला ही प्रश्न आपसे किया था मोदी नाम केवलम, आपने कहा कि हमारे पास है मोदी जी, लेकिन अन्य फैक्टर्स क्या रहे? क्योंकि भूपेंद्र पटेल को भी लोगों ने समर्थन दिया है। अगर वो वाकई 1,92,000 वोट से जीत रहे हैं तो ये बता रहा है कि उनके चेहरे पर टिके रहना आपके लिए काम आया। इसी के साथ अगर आप हर्ष सांघवी को देखें तो उन पर जिस तरह का भरोसा शीर्ष नेतृत्व का है वो काम आता है। सूरत में देखिए 37 साल उनकी उम्र है, 1,16,000 वोटों से वो जीते हैं। तो कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये 156 आप पहुंच पाए हैं? इसके बाद आलोक जी आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने जिस प्रकार के एक कार्य शैली को, एक पूरे के पूरे मैं कहूंगा एनवायरनमेंट को बहुत शुरू से आरंभ किया, वो कारण बना है गुजरात में इस प्रकार की जीत के लिए। निरंतर गुजरात में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से इसलिए जीत रही है क्योंकि एक वर्क कल्चर, जिसको हम कहते हैं कार्य करने की पद्धति, और गुजरात से विकास निकलकर भारत के और बढ़ी है। क्योंकि 2014 में जो मॉडल गुजरात का मॉडल था, वही मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी मॉडल को हिंदुस्तान के लिए भी लागू किया और वो सक्सेसफुल मॉडल हुआ। 19 में हम दोबारा सरकार में आए, तो स्वाभाविक रूप से उनकी काम करने की पद्धति को पटेल जी ने भी फॉलो किया, हमारे हर्ष सांघवी भाई भी फॉलो कर रहे हैं, और उसके कारण से ये लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है आलोक जी, गुजरात से लेकर जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे, क्योंकि हिमाचल पर मैंने उनसे प्रश्न कर लिया है। क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को बी टीम कहते रहे, लेकिन बी टीम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए साबित हुए? मधुसूदन मिस्त्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसमें एक ने औकात याद दिलाई, एक ने रावण से तुलना कर दी। क्या अब कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह एहसास है कि हम खिसकते खिसकते 17 के धरातल पर आ गए हैं क्योंकि हमने मोदी पर हमला किया है? ये गुजरात के चुनाव थे, आलोक जी। और गुजरात में अगर आप आम आदमी से, आप भी निकलते होंगे सड़कों पर और आप लोग भी लोगों से बातचीत करते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की कोई काट आप लोग ढूंढ नहीं पाए हैं? हमला करते हैं, फायदा उनको हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दावली और जो गोलपोस्ट मोदी जी ने रोज रोज बदले, उनका प्रभाव नहीं था। इस तरह की शब्दावली का भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। कारण क्या था कि हमने भी आक्रामकता के साथ मोदी जी ने किस किस शब्दावली का इस्तेमाल किया है और तमाम इनके कैंडिडेट्स ने मोदी जी के लिए क्या कहा है, तुरंत जनता के बीच में रखा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं, लिस्ट मेरे हाथ में ही है, 54 सीटें ऐसी हैं अंजना जी जिस पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने इतना वोट बैंक लिया है कि उसके 10%, 20% से ही मात्र हम आ रहे हैं। अब बात आती है विकास की। विकास में क्या गुजरात जो है वो पहले से समृद्धशाली नहीं था? मोदी जी के आने के बाद तो 10,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ पर पहुंच गया। 22 पेपर फुट हुए। लट्ठा कांड और मोरबी जैसा कांड हुआ तो क्या यही कार्यशैली थी? आज भी मोरबी के मृतकों को मुआवजा नहीं मिला है। राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। हमने तमाम चीजें जनता के बीच में रखी हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात आज भी 19वें नंबर पर है। हाँ, अब अगले 5 साल बाद फिर रखिएगा सर। मैं तो, मेरा प्रश्न ही, उसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलता है सर, कि विश्वास जीतने के लिए आपको एक नेतृत्व चाहिए। वो विश्वसनीय चेहरा कौन है, यहाँ पर आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। मुद्दे तो हैं, इन्हीं मुद्दों को तो याद कराते थे आप सुबह से शाम तक। मोरबी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। अब सवाल ये है कि जब तक आप एक विश्वसनीय विकल्प नहीं देंगे तब तक कहां स्टैंड करेंगे? इन मुद्दों को अब उठाने के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा अगर गुजरात में आप फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, 156 प्रचंड जीत, ये रिकॉर्ड तोड़ जीत, बहुत बधाई आप सभी को इसके लिए। हिमाचल में लेकिन जो मामला गुजरात में चला, बल्कि तेज रफ्तार से भागा,
वो हिमाचल में नहीं चला। दोनों पर आपका आंकलन गुजरात की जीत के साथ। देखिए, आपको याद है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही थी अहमदाबाद में। जी। मैं तो काफी दिन वहां प्रचार कर रहा था, लंबे समय तक। तो आपने मुझसे बार बार पूछा था कितनी सीट जीतेंगे, तो मैंने कहा सीट का आकलन आप लोग करिए, ये जीत होगी ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, अद्वितीय। मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, और मैं कोई भी शब्द बोलता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं। हाँ, ये मैं आपसे स्वीकार करूंगा कि ये जीत इतनी बड़ी होगी, ये इसका कुछ हल्का संकेत तो मुझे मिल रहा था, लेकिन ये मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप मेरे साथ थी वहां पर जब मोदी जी निकले थे अहमदाबाद की यात्रा पर। तो आप तो देश के बहुत अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सी रैलियां कवर की हैं। आपको मोदी जी के उस रोड शो में एक भी बाहर के किराए पर लाए लोग दिखाई पड़े क्या? अहमदाबाद की जनता उनको 27 साल से देख रही है ना, 14 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में। फिर भी लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर थे उस 3-4 घंटे की यात्रा में, कॉलोनी में, बालकोनी में, सड़कों पर। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या गरीब, क्या अमीर। ये जो विश्वास होता है ना, इसको समझने की जरूरत है। और इस चुनाव की जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता है, और मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कम, मैं एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के रूप में, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविस्ट हूं, इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 27 साल से पावर में आप गुजरात के बनने का आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट प्राप्त करें। इसको खाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट के बिखराव पर मत तोलिए अंजना जी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये भारत के लोकतांत्रिक अनुभव की बहुत बड़ी घटना है, इसको ईमानदारी से समझना पड़ेगा। और मैं आज तक पर एक डिबेट प्रोवोक कर रहा हूं कि इस पर सही में लोग आकलन करें, आप लोग भी आकलन करें। मुझे 3 ही बात दिखाई पड़ती है। एक तो मोदी जी की लोकप्रियता, उनके प्रति विश्वास, ये ईमानदार नेता है, अपने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता। नंबर 2, जो कहता है वो कर देता है, इसका सारा समय देश के लिए, समाज के लिए और सुरक्षा के लिए। और तीसरा, जो हमारा सुशासन का अनुभव रहा मोदी जी के समय, जो कंटिन्यू करता रहा है, उस पर आपसे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज मैं पूरे सौराष्ट्र में नर्मदा के पानी और साबरमती के किनारे से लेकर के बाकी एयरबस के प्लेन से लेकर के टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं करूंगा आज, छोड़िए उस बात को। लेकिन जनता ने उसको, और जो तीसरी बड़ी बात है कि गुजरात की जनता ने देश की पॉलिटिक्स को एक बड़ा सीरियस संदेश दिया है। ये मुझे आप काइंडली बोलने दीजिए, क्योंकि आज चुनाव हो गया है। कहा भैया हमें ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए कि ये एयरपोर्ट से निकले, जी मैं आ गया हूं जी, कल से बिजली फ्री, जी मैं आ गया हूं जी, कल से ये फ्री, कल से बस फ्री। ये नहीं चलता है। और इसी से मेरा जुलता सवाल है, जो मोदी जी ने आज के भाषण में कहा है, इनकी पार्टी ने हिमाचल में सारी जमानत जब्त कर ली। कोई सवाल पूछा जा रहा है क्या? उत्तराखंड में सारी जमानत जब्त हो गई थी, कोई सवाल पूछ रहा है क्या? गोवा के बाद हार के संगठन बैठ गया, उत्तराखंड में हार के संगठन बैठ गया। अंजना, पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस। सैकड़ों वर्षों मेहनत करने से संगठन खड़ा होता है। अब जो हिमाचल की बात की, तो सारी बातें बोली दी है। हम रिवाज बदलने चले थे, नहीं बदल पाए, खाली 1% से हारे, लेकिन हारे तो है, तो विनम्रता से स्वीकार किया है, काम करेंगे वहां पर। तो हिमाचल का चुनाव रेगुलर चुनाव है जो 5 साल पे होता है। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है और भारत के लोकतंत्र का मील का पत्थर है। ठीक है, मुझे लगता है एक बहुत ही लंबे जवाब में आपने पूरी कहानी समेट दी है। एक जल्दी से मुझे रिएक्शन सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब से लेने दीजिए, क्योंकि बधाई आपको, कांग्रेस जीती है हिमाचल में, लेकिन सुक्खू साहब 0.9% का सिर्फ वोट शेयर है। ठीक है, मैं रविशंकर जी बस एक प्रश्न उनसे लेके फौरन आ रही हूँ, एक प्रश्न लेकर फिर आपको भी छोड़ दूंगी। वो बार बार दम भर रहे, डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं है, अलग अलग नहीं, बहस में नहीं डाल, बहस में नहीं डाल रही हूँ, आप बस बने रहिए। 0.9% का डिफरेंस है सिर्फ वोट में। बीजेपी इस बात का दम भर रही है कि जो 5 साल के रिवाज है उसको कुछ हद तक वो बदलने में कामयाब रहे। हालांकि जीत का श्रेय आप लोगों को जाता है, बधाई आपको सुक्खू साहब। धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं
जीत 1 वोट से भी होती है, 1000 से भी होती है, 0.1 पॉइंट से भी होती है, 0.9 से भी होती है। ये वो जीत है जिस हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को सींचती आई है। उस विचारधारा को इस हिंदू राज्य में जहाँ 97% लोग हिंदू है, इस विचारधारा को पीछे धकेल दिया है। हमारा ये मानना है कि पिछले 5 साल से केंद्र की सरकार सभी राज्यों में रिमोट कंट्रोल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त करती है और रिमोट कंट्रोल के द्वारा मुख्यमंत्रियों का संचालन होता है। यानी कि सत्ता का केंद्र केंद्र है, राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, वो नाम मात्र के रहते हैं। इस प्रकार की मुख्यमंत्रियों की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में भी थी, पर हिमाचल की जनता इसको जानती थी। गुजरात में वोटिंग परसेंटेज 64% हुआ है, हिमाचल में वोटिंग परसेंट पिछले 2017 में 75% था, इस बार 75.6% हुआ है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तुम्हारा ये मानना है कि ये बदलाव जो है, ये जो आगे की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि प्रतिभा जी सुबह सुबह आकर दावा ठोक गए कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी है, उनकी विरासत है, परिवार से ही किसी को बनना चाहिए। सबको पता है कि आप अध्यक्ष थे, फिर वो आई और उसके बाद से सक्रियता उनकी, सांसद है अभी मंडी इलाके से। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? और बीजेपी कहती है, परिवार का आरोप लगाती है वीरभद्र सिंह जी के नाम पर। उनकी पत्नी, उनके बेटे स्वाभाविक दावेदार कैसे बन जाते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रतिभा सिंह जी प्रदेश की अध्यक्षा है, वो भी अगर दावा करती है तो इसमें गलत क्या है? दूसरी बात, परिवारवाद का आरोप वो लगाए, इनके नियम हर राज्य में अलग है। अनुराग ठाकुर के पिताजी प्रेम कुमार धूमल जी थे, रजत जी को अभी टिकट दिया, नियमों को तोड़कर टिकट दिया। पिछले बाई इलेक्शन में यह कहा गया कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा से नरेंद्र बरागटा जी के बेटे को टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो परिवारवाद का आरोप था, लेकिन इस बार उसको टिकट दे दिया गया। रजत ठाकुर को टिकट दिया क्योंकि महेंद्र सिंह जी उनके मंत्री थे। परिवार का बात तो इन्होंने सबसे टिकट गिना रही है जो परिवार से जुड़े हुए हैं और उनको टिकट दिया गया है, लेकिन बागियों ने भी काफी हद तक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। आइए आपको दिखा देते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत पर गुजरात में पीएम ने क्या बोला है। एक छोटा सा हिस्सा, उसके बाद से रविशंकर जी आ रहे हैं। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%, जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविशंकर प्रसाद जी ये बार बार कहा था कि इस बार नरेंद्र का भी रिकॉर्ड तोड़ना, भूपेंद्र को बड़ी जीत दिलाना, और वाकई कई मायनों में रिकॉर्ड टूटे हैं। पीएम ने कहा कि गुजरात की स्थापना के बाद से इस तरह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया, ऐसी जीत हासिल नहीं की है। 156 का अब रिकॉर्ड बन गया है बीजेपी के नाम। और भूपेंद्र भाई पटेल ने भी घटलोडिया सीट से देखिए 1,92,000 वोटों से जीत हासिल की है। देखिए, पहले मैं दो बात कहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तो कहा ही कहा है, 27 साल के लगातार शासन में रिकॉर्ड जीत बनी है। इस बात को कभी नहीं भूलिए आप। 27 साल के, एक तो सीपीएम के वहां से बराबरी हो गई बंगाल से, लेकिन सीपीएम की भी ये रिकॉर्ड जीत नहीं होती थी। और वहां तो खैर बहुत कुछ कहने को, क्या अत्याचार और तानाशाही और क्या क्या होता था, छोड़िए इस बात को, और क्या बैड गवर्नेंस होता था। लेकिन गुजरात में ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने भूपेंद्र जी के बारे में जो वहां जानकारी प्राप्त की, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, कभी आपने उनको बड़े बड़ी बात बोलते नहीं सुना होगा। और जिस संप्रदाय के वो शिष्य हैं, उनके गुरु ने उनको एक ही मत दिया है, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो, जो नहीं मिला उसकी चिंता नहीं करो, और जो मिला उसके अनुरूप अपने को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और ये बड़ा संदेश भी बिल्कुल उन्होंने अपने पूरे आचरण में तो इसलिए ये बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ी विक्ट्री है लोकतंत्र की। इसको हम लोग देखें, सीखें। और आप लोगों ने भी जो देखा गुजरात को, खाली एक मैं अंतिम आग्रह कर रहा हूं अपने तरीके से आज, कृपया करके अब गुजरात की बैशिंग बंद किया जाए। बहुत हो गया। मोदी ने संकेत किया था गुजरात की हर चीज को क्वेश्चन करना, गुजरात के हर निर्णय पर क्वेश्चन करना, गुजरात की हर उपलब्धियों को नकारने की कोशिश उम्मीद करते हैं आप जिसको संदेश दे रहे हैं, संदेश उसको पहुंच जाए। ठीक है, जो उम्मीद कर रही हूँ कि जिसको संदेश आप दे रहे हैं उनको पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर। और उसमें आपके भी महकमे के बहुत सारे मित्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन पायलट जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक सवाल जल्दी से उनसे ले सकते हैं क्या? सचिन पायलट जी, बहुत बधाई आपको हिमाचल प्रदेश की इस जीत पर, लेकिन गुजरात में जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है वो आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। 156 की प्रचंड जीत 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इस तरह से अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आपके मुख्यमंत्री जी तो सर राजस्थान छोड़ के वहीं बैठे हुए थे। आप बिल्कुल सही दोनों कह पर रही आपका हैं। रिएक्शन? जो परिणाम आए हैं, पहली बात तो हिमाचल का जो परिणाम आया है वो दो बातें बताता है। पहला कि ये जो धारणा निर्मित करने की कोशिश की गई थी कि भाजपा को उत्तर भारत में हराना मुश्किल है, हरा नहीं पाते हैं, ये धारणा खत्म हो चुकी है। और जो डबल इंजन की बात करते थे, उन सब ने देख लिया कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब ने डेरा डाला था हिमाचल में, छोटा सा राज्य है, बावजूद उसके लोगों ने उनके एजेंडा को नकारा है और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देकर जिताया है। और उत्तर भारत में जहां बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है, वहां पर कांग्रेस ने भाजपा को अच्छी तरह हराया है। ये एक मैसेज गया पूरे देश की राजनीति में। जहां तक गुजरात की बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो परिणाम आए हैं वो हमारी उम्मीद से बहुत कम है, काफी कम है, और हमें बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। हमारा आज भी वोट शेयर वहां पे 28% है, और मुझे चिंता अंजना जी सीटों की कम है, वोट शेयर की ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो विपक्ष का वोट शेयर था, लगभग 40% वोट कांग्रेस को मिलता था, वो भी थोड़ा टूटा है। हमारा चुनाव भाजपा, अवेसी साहब की पार्टी और आपके साथ था, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और तमाम संसाधनों के साथ था। मैं हर जो व्यक्ति इस चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करता है, मैं उस बड़ी विनम्रता से उस क्रिटिसिज्म को, आलोचना को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन ये बात भी देखनी पड़ेगी कि जो 150 प्लस का आंकड़ा आया है, ये गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस का आंकड़ा शायद नहीं होगा, ये विपक्ष का जो वोट बटा है उसका एक अर्थमेटिक है। नहीं, सचिन जी आपको करेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी हैं। बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है सर, आप ही बोलेंगे, ये बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है ना सर? 53% क्यों है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब विपक्ष खंडित दिखाई देता है तो जो फेंस सिटर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अपना वोट हम वहां क्यों दें। वो फेंस सिटर जो ट्रेडिशनली विपक्ष को जाते थे, वो फिर सत्ताधारी दल को जाते हैं। और मैं मतलब आप कन्विंस नहीं कर पाए फेंस सिटर्स को?
फेंस मैं बता सिटर्स रहा क्या हूँ सर, आपको, आपके वोटर्स हम खिसक के चले गए हैं उधर, हम फेंस जब लड़ रहे सिटर्स तो हैं छोड़ भाजपा दीजिए। से, आम आदमी पार्टी से, एआईएमएम से, तमाम लोगों से, तो ये होता है। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी चुनाव जीती